फिर से मैं आपके साथ कबीर सिद्दीकी। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है टेक्निकल, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन हमारे पास में नेट की इश्यूज हो गए, जिसकी वजह से हम गो टू वेबिनार में अभी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम अभी फेसबुक लाइव शुरू कर दिया है। हमारे साथ डॉक्टर कमर जहीर हैं। डॉक्टर कमर जहीर सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। वो स्पाइरल इंजरी सेंटर में, इंटरनेशनल इंडियन स्पाइरल इंजरी सेंटर के थेरेपिस्ट भी रह चुके हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में वो काम करते हैं। तो वो आपसे मेरी जगह होस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर, और वो आपसे बात करेंगे। कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर हमारे साथ डॉक्टर रेनू मालवीय और हिमांशु दास सर भी जुड़ने वाले हैं। ओवर टू कमर, डॉक्टर कमर जहीर। हेलो, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर कमर जहीर, सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक्सेल फिजियो केयर, सफदरजंग एनक्लेव। अभी यहाँ पे थोड़े से इश्यूज हो गए टेक्निकल, जिसके लिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं। अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं हमारे सारे स्पीकर्स को। विद इन नेक्स्ट 2 to 5 मिनट्स वो सब हमारे साथ होंगे। हिमांशु दास सर, रेनू मालविया मैम, बाकी जितने भी हमारे डिग्निटरीज हैं, जितने भी हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं, सब हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि इस लॉकडाउन में जो एक बहुत मेजर इशू हो चुका है, इसमें जितने भी हमारे किड्स विद स्पेशल नीड्स हैं, जितने भी हमारे स्पेशल बच्चे हैं, उनका बिल्कुल एक रूटीन चेंज हो गया। अब हम उनको घर में कैसे उनकी केयर करें, कैसे हम उनको समझाएं। कुछ बच्चों को एक रूटीन में अपने काम करने की इतनी आदत हो जाती है, जैसा आप सब जानते हैं, कि उनके लिए उनके सेंटर, स्कूल, उनके वोकेशनल सेंटर, उनकी आउटिंग्स अगर पूरी नहीं हो तो वो बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इसमें हमें हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं, जितने भी हमारे बच्चे के साथ में जो लोग काम करते हैं, उन सबके साथ में एक कंबाइंड एफर्ट देना है कि हम बच्चे को ये समझाएं कि कोविड-19 कोरोना वायरस है क्या चीज़। सबसे इजीली हम उनको समझाएं तो ये है कि ये एक जर्म है। अगर हम इससे नहीं बचे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। इससे बचने के लिए हमें उनको बार बार जो अच्छी हैबिट्स हैं, हाइजीन के ऊपर जो हम बात करते हैं, हाथ धोना, अच्छे से साबुन से हाथ धोना, कुछ भी चीज़ मुंह में उठा के नहीं डालना, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं छूना, किसी से हाथ अभी के दौरान नहीं मिलना, सबको नमस्ते करना, फेस मास्क का यूज़ करना। थ्रू सोशल स्टोरीज, थ्रू स्पेशल एडुकेटर्स, थ्रू साइकोलॉजिस्ट, थ्रू स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, थ्रू ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, थ्रू पेरेंट्स, थ्रू सिबलिंग्स, हमें उनको ये सब चीज़ें एक प्रॉपर वे में समझानी चाहिए। सेकेंडली, हमें उनका एक घर पे एक प्रॉपर एक रूटीन फॉलो कराना है। अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल 5 साल का, जिसको ऑटिज्म है, वो अपना एक रूटीन, स्कूल जाता है इंटीग्रेटेड या इंक्लूसिव स्कूल, उसके बाद वो अपने पर्सनल सेशंस के लिए जाता है, आउटिंग के लिए जाता है, पार्क जाता है, मार्केट जाता है। आजकल सब कुछ बंद है। उस बच्चे के लिए ये बहुत तकलीफ दह बात है, क्योंकि अभी उसको इतनी समझ नहीं है कि वो उसको प्रॉपरली समझ जाए। डॉक्टर कमर, मैं आपको बीच में रोकूंगा। हमारे साथ डॉक्टर रेनू मालविया भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर रेनू मालविया, आपका वेलकम है हमारे आज के सेशन में। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वेबिनार सेशन था वो क्रैश कर गया है किसी नेट के प्रॉब्लम की वजह से। उसको हमारी बैकएंड टीम कवर कर रही है। ये सेशन लेट शुरू करने के लिए मैं आप सबका से क्षमा चाहता हूं। आप सबसे एक बार से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं। डॉक्टर हिमांशु दास सर अगर मुझे सुन रहे हैं तो सर भी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी डॉक्टर कमर कुछ बता रहे थे डॉक्टर रेनू मालविया। अभी ओवर टू डॉक्टर रेनू मालविया। डॉक्टर रेनू मालविया, आप इसको बताएं इन सब चीजों के बारे में।
कि क्या करें। और जिन्होंने वेबिनार पे रजिस्टर्ड किया हुआ है और वो फेसबुक पे भी हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस सेशन को हमारे फेसबुक के ऊपर आ जाएं। ठीक है, डॉक्टर रेणु मालविया, ओवर टू डॉक्टर रेणु मालविया। नमस्कार एवरीवन। इट इज ये टेक्नोलॉजी के बारे में ये सब तो इश्यूज थोड़ी थोड़ी चल रही हैं। जब तक हम लोग सब लोग बहुत एक्सपर्ट्स नहीं बन जाते हैं एंड टेक्नोलॉजी भी एक्सपर्ट नहीं बन जाती है। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे दैट अभी जो कोविड-19 जो है ये बहुत ही अनफोर्सीन सिचुएशन है। वी हैड नेवर थॉट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली, so there was no anticipation कि किस प्रकार से इसको डील करेंगे। और further comes in the child with special needs, the family where the child is with special needs. तो अब क्या है, एक महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, एक साथ लॉकडाउन है, तो उसकी वजह से बहुत सारे डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं। एंड वन ऑफ देम इज how do we look at this COVID-19 situation? Not only from the negative side, उसको तो हमको stay safe, stay at home, ये सब तो करना ही करना है, पर उसमें हम constructively positivity क्या देख सकते हैं, especially for हमारे neurodevelopmental disability के बच्चे जो हैं। Now, from the point of for the parents and for the professional, I think COVID, there is no way out. All of us have to learn technology, whether you're gray hair or you're not, right? Laptop, mobiles, etc. You need to really upgrade them immediately. And coming from lifelong, now first thing is, can we use this opportunity to bond with our children the best way that we can? ये opportunity फिर से नहीं आने वाली है, राइट? तो उसको ये ना देख के कि वो पूरे दिन हमारे को तंग कर रहे हैं, हाँ, उसको हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बॉन्डिंग हो सकती है। क्या हम स्काइप, व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाटएवर एल्स where you can actually see a child, क्या उसके साथ हम फैमिली कनेक्शंस बनवा सकते हैं? क्या हम डेली रूटीन्स को एक तरीके से क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं? आई जस्ट वंडरिंग, यू नो, आजकल मेड्स भी नहीं आ रही हैं, राइट? तो एवरीवनस वॉशिंग देयर ओन डिशेस, मॉपिंग हो रही है घर में अपने आप वगैरह। क्या उसको डायमीटर सिखाने के लिए स्प्रेड को यूज कर सकते हैं कि कितना एक हाथ से होता है? क्या एक कमरा ऐसा कर किया जा सकता है, एक जगह ऐसी की जा सकती है जिसमें से फर्नीचर हटा दीजिए एंड लेट दैट बी अ प्लेस जहाँ बच्चे खूब शोर भी मचा सकते हैं, सब कुछ मचा सकते हैं। तो एक तरीके से तो मैं क्या, फर्स्ट चीज है हाउ डू वी बॉन्ड विद द चाइल्ड। सेकेंड इज अपने एक टाइम टेबल शेड्यूल्स बनाना, एंड वो those timetables have to be very very clearly made. And that is, there has to be a time which is household chore time, then there has to be a time which is academic time and an activity based time. क्या हम घर में बोर्ड गेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्सेट्रा के लिए? क्या एक फ्री के जो स्क्रीन अनसुपरवाइज्ड टाइम है, क्या वो हम कर सकते हैं? क्या एक फ्री प्ले टाइम हो सकता है, जो कि अगर अपने घर में से तो बाहर बच्चा निकल नहीं सकता, तो क्या घर में ही एक जगह ऐसी कोई चीज हो सकती है कि जहाँ पर वो बच्चे के पास से आ जाए? क्या हम जो अपनी जो डाइनिंग टेबल है उसको एक टेबल टेनिस टेबल बना सकते हैं? टेबल खराब हो जाएगी ना, पर बच्चे के साथ बॉन्डिंग होएगी ना। वैसे भी तो इतने सारे पैसे दे रहे हैं हम फॉर एक्स्ट्रा सेशंस फॉर एवरीथिंग एल्स, सो लेट दैट टेबल गो, right? Can we focus more on making the making the house a home? It's not so important that it is not so important that you make that everything has to be done effectively. थोड़ी सी गंदा है, कोई बात नहीं, ट्रांजिशन बिटवीन टास्क, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चा जो न्यूरो डेवलपमेंट वाला बच्चा है, SLT, ASD, they know what are we doing now and what will be the next thing that will be done. So it becomes extremely important to we have pegs, we have a whole diagram made out. Similarly for COVID-19 also, ये चीज क्या है, क्या इसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑन द नेट, उसी को निकाल के क्या हम वो एक पिक्चर फॉर्म पे कहीं लगा सकते हैं? अगर हाथ नहीं धोएंगे तो ये होगा, अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसे होगा, पर फियर नहीं। Then coming, the next is, how do we try and, if there's a meltdown happening,
a child with ASD is about to go into a meltdown. तो हम क्या करें? कहीं बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते. तो can we have those keeping the baseline, keeping the triggers low, identifying उसी को कि होने वाला है. बच्चा नहीं जा रहा तो पेट को कैसे वहाँ से हटा सकते हैं? The child with ASD वहाँ से नहीं हटना चाह रहा है तो क्या उसके सिबलिंग को वहाँ से किस प्रकार से दूसरे कमरे में कर सकते हैं? So these are the type of things and e-resources. इस समय पे e-resources free हैं. Big universities have made their e-resources, TLM material ideas free on internet. Please try and take out as much as you can from there. So going from here, Kabir ji, would you like me to continue or should I? When we are talking about transition between tasks, एक तो शेड्यूल बच्चे का वैसा ही रखिए. अगर सवेरे उठते ये नहीं कि अब छुट्टी है 4 महीने 1 महीने की 2 महीने की तो जब मर्जी आए उठ रहे हैं. एक शेड्यूल रखिए कि एक्स टाइम पे फैमिली उठती है, एक्स से लेके 8 से लेके 8:30 बजे ये काम होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है. आप घर में अलार्म क्लॉक का यूज़ कर सकते हैं. स्कूल जाता है बच्चा, चाहे इंटीग्रेटेड जाता है, स्पेशल स्कूल जाता है, चाहे इंक्लूसिव स्कूल जाता है, कहीं भी जाता है बच्चा, वहाँ पर बेल होती है ना. तो कैन वी यूज द अलार्म क्लॉक? इट्स सो मच मोर कंफर्टेबल फॉर मी ऑल्सो. मैं किसी काम में लगी हुई हूँ, आई डू नॉट नो हाउ मच टाइम आई गिवन द चाइल्ड, सो द अलार्म क्लॉक एक्ट्स लाइक अ बेल. एंड देयर इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल द ट्रैफिक लाइट सिस्टम. 5 मिनट पहले अब बेटा ये एक्टिविटी खत्म करनी है, अब 3 मिनट बाद के बाद उससे पहले राइट, अब ग्रीन लाइट ऑरेंज लाइट हो गई है, अब खत्म हो जानी चाहिए, और फिर उसके बाद ग्रीन लाइट होगी, यू हैव टू गो ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. उस समय अलार्म क्लॉक भी बज गया आपका. तो आप भी एक उसका सिस्टम बना पाएंगे. दूसरा है हैविंग योर मी टाइम, सेल्फ केयर टाइम. दोनों पेरेंट्स एक साथ नहीं कर सकते, तो एक पेरेंट के लिए एक टाइम आउट होना चाहिए. एंड माइंडफुलनेस, एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग द इश्यू. थर्ड इज जो भी प्रोफेशनल्स के साथ आप एज जो बच्चा था वो इन्वॉल्व था, उनके साथ आप टेक्नोलॉजी के यूज के साथ प्लीज बी कनेक्टेड, रिमेन कनेक्टेड विद दैम. एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कबीर जी, क्या हिमांशु सर आ गए हैं? तो मे बी हिमांशु सर कैन टेक ओवर. अभी फ्यू सेकंड्स में हिमांशु सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. अभी हिमांशु सर का उससे जोड़ रहे हैं हम अभी. तो मैं इसके साथ मैं आप कंटिन्यू करते रहिए. आप इसके साथ इंट्रोडक्शन बता दीजिए, आगे कौन कौन से एक्सपर्ट हमारे साथ आने वाले हैं, कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और हम उनको सॉरी कहेंगे जो हमारे रेणुका जी हैं जिन्होंने साइन इंटरप्रेटर के लिए हमारे साथ में सुबह में प्रैक्टिस की थी, और हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली उसको स्टार्ट कर दिया था वेबिनार को, टेस्ट वेबिनार को, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न हम लोग नहीं उसको कर पाए. इसके लिए हम फिर से क्षमा चाहते हैं, और ये सेशन हम हो सकता है इसके लिए हम अभी ये प्लानिंग करते हैं, अभी डिस्कशन करते हैं कि हम इसको इवनिंग में भी शिफ्ट कर सकते हैं. इफ़ रेणु मालवीय मैम एग्री करती हैं तो हम वेबिनार को इवनिंग में भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और जब तक जितने लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे वो लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच जाएगा. और ये फेसबुक लाइव तो चल ही रहा है, राइट मैम? ओके. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे को ये टाइम मिल रहा है तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि घर में 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरे, हाउ डू यू हैव द फिजिकल एक्टिविटी, एंड एट द सेम टाइम पेरेंट्स आर बिजी, ऑनलाइन ऑफिस चल रहा है constantly, so parents are busy with their online. तो physically बच्चा पेरेंट को देख रहा है वहाँ पर बच्चे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा फादर या मदर. So yes, हाँ मैं कंटिन्यू करूँ? जी कंटिन्यू मैम, प्लीज कंटिन्यू. ओके. सो वो पेरेंट जो है वो देख नहीं पा रहा, मतलब फिजिकली हमारे मैम हमारे साथ तरुण कुलश्रेष्ठ सर जो हमारे एक पैनलिस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ में. वेलकम तरुण कुलश्रेष्ठ सर. सॉरी हम वेबिनार में हम लोग कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से
हम लोग प्रॉब्लम में आ गए हैं, लेकिन यह है कि हम इसको फेसबुक लाइव से काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक प्रेजेंटर और आ गए हैं, स्पीकर। डॉक्टर रेणु मालवीय से मैं कहूँगा कि आप उनकी डिटेल्स आप बता दें। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर तरुण कुलश्रेष्ठ। Doctor, welcome, Dr. Tarun Kurukshetra. Thank you, ma'am, and namaskar. It's a pleasure having you with us. He is the founding director of the College Park Healthcare India, and besides his many degrees, he has his master's in prosthetics and orthotics from University of Delhi, and he has about 30 years of progressive experience within this industry. And his skills are, he has a skill to provide clinical O&P services of the highest standard. And he's been involved in teaching activities at the University of Delhi and PGI Rohtak, and he has exceptional leadership, organizational, interpersonal, and problem solving experience. Welcome, Dr. Tarun. Appreciate you. Thank you very much, ma'am. Thank you, Kabir ji, and namaskar to namaskar सभी participants को. आपको हाँ, डॉक्टर तरुण कुरुक्षेत्र, आप ऑडियंस आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू. Okay, so shall I start with my topic? Absolutely, start with your topic. Thank you, ma'am. I think Dr. Ruchika Mittal is also there, and if you would like to welcome her. Probably, Doctor, what would you want? Dr. Ruchika Mittal, she is a PhD. One second, I'll let you just 1 second. I think we always need more practice with this. And gradually, technology is what's going to take over, has taken over completely. So we will have to learn how to be more efficient in this. Dr. Ruchira. या प्लीज डॉक्टर कुलश्रेष्ठ आप बताएं. Okay. डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, प्लीज आप अपना सेशन कंप्लीट करें. जी. Good morning again to all the panelists and participants of this webinar. First of all, I would like to thank Mr. Kabir Siddiqui for inviting me to be part of this very useful and timely webinar. There couldn't be a more suitable time for such program than this phase when our movements are restricted in the wake of our fight against the spread of deadly coronavirus. My topic of today's webinar is care and maintenance of locomotor devices during the lockdown, which I find very thoughtful idea during this difficult time. Before starting discussions on the subject matter, I find it befitting to briefly introduce and categorize the assistive devices that are being used by persons with locomotor disabilities. Broadly, they can be put into 4 categories, which are orthoses, that are external mechanical devices to support a conditions created by either or combination of neuromuscular and skeletal disorders. Prostheses are artificial limbs, and again they are external mechanical devices to replace a lost part of a limb or limb as a whole. Then we can say walking aids such as crutches, canes, and walkers. And the last and fourth and last category is of mobility aids such as hand pedal tricycles, wheelchairs, both manual and powered. I feel that it is difficult to discuss all the assistive devices in today's webinar as the list is very long.
However, user care and maintenance guidelines of most common devices can certainly be presented in today's program. It would be pertinent to note that these guidelines are same at any given point of time and should be followed by the users of locomotor assistive devices. However, it has become more important to understand for the users and also for the service providers as to how to take care of these assistive devices in today's times, when availing services of an expert has become difficult, if not impossible, during this lockdown period. Broadly, user care and maintenance guidelines can be divided into three groups. Number one is the specific instructions or guidelines issued by the manufacturers of particular or specific product, because the product is embedded with some certain kind of specific technologies, high-tech technologies, such as high-tech prosthetic feet, hydraulic or microprocessor controlled prosthetic knee joints, powered wheelchairs, etc. So one has to follow these specific guidelines of the manufacturers. Second category is of general care and maintenance guidelines for commonly used processes and orthoses and other aids and appliances, which the user should anyway follow at any given point of time. And the third and most important category is do's and don'ts when practically something goes wrong, and to understand the troubleshooting, particularly in the wake of this lockdown period, how to take care of assistive devices used by locomotor disabled when they are at home. So I do not wish to discuss manufacturers' guidelines, as they are very wide and product specific, and would only like to focus on general guidelines briefly, with more emphasis on what can go wrong and how it can be taken care of at home. So we must understand that all the processes, orthoses, and other assistive devices are mechanical devices. They are subjected to normal wear and tear over a period of time. They are subjected to harsh climatic conditions and also subjected to negligence, regrettably. When थैंक यू डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। गुड न्यूज़ ये है कि डॉक्टर हिमांशु दास जो हमारे इसको सेशन को चेयर कर रहे हैं, और हमारे इसके मेंटोर भी हैं, निपमेट के डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास, वो इस टाइम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही सेकंड में वो हमारे साथ होंगे। जब तक मैं डॉक्टर रुचिका मित्तल आपका वेलकम करता हूँ। डॉक्टर रुचिका मित्तल का बहुत बहुत वेलकम हमारे इस सेशन में। डॉक्टर रुचिका मित्तल जो हैं अपना सेशन शुरू करें। मैं डॉक्टर रुचिका मित्तल को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हाँ, डॉक्टर रुचिका मित्तल ऑडियोलॉजिस्ट हैं और स्पीच लैब पैथोलॉजिस्ट हैं, एंड शी इज प्रैक्टिसिंग। मैम इससे पहले डॉक्टर हिमांशु दास जुड़ गए हमारे साथ में, उनका वेलकम कर लेते हैं। थैंक यू। इनॉग्रल सेशन कर लेते हैं हम। ओके, हेलो, वेलकम टू सर। वेलकम टू सर डॉक्टर हिमांशु दास, वेलकम, आपका स्वागत है। और हम क्षमा चाहेंगे टेक्निकल एरर की वजह से गो वेबिनार जो है हमारा सक्सेस नहीं हो पाया टेक्निकल इश्यूज के ऊपर, लेकिन हम फेसबुक के ऊपर सक्सेस हैं। तो सब लॉकडाउन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको देखते हुए हम इतना भी कर पा रहे हैं, तो कामयाबी है हमारे लिए। डॉक्टर रेणु मालविया, आप डॉक्टर हिमांशु दास का वेलकम करें और उसके बाद वो डिटेल बता के आप आगे प्रोग्राम शुरू कराएं। It's a pleasure to have Dr. Himanshu Das with us. आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर हिमांशु दास को, उनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मुझे मौका मिल रहा है बोलने के लिए, मैं बोलती हूँ। Dr. Himanshu Das, he's the director of the National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities,
that is Nipit Chennai, and he's the former director in charge of the National Institute for Empowerment of Persons with Intellectual Disability, Secunderabad, which is under the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. Dr. Himanshu Das has been instrumental in establishing state-level composite regional centers for PWDs at Kerala, Maharashtra, Andaman, Uttar Pradesh, Sikkim. And he has been a visiting faculty at Roehampton University, London, UK, Charles University, and has visited extensively in Europe. His experience is of more than 20 years of extensive experience in the field of disability rehabilitation, from clinical administrative to policy levels to academic perspectives. And he is one of the most dynamic people who is doing a lot of work in coordinating, and he's a very good, high, large level vision of how inclusion and disability can be taken forward. The concepts and the issues can be dealt with. We welcome Professor Himanshu Das to the webinar today. मैं डॉक्टर हिमांशु दास से कहूँगा कि अपना इनॉग्रल नोट हमें दें, इनॉग्रल वर्ड्स हमें दे दें, जिससे हम आगे सेशन को आगे चला सकें। हमारे साथ डॉक्टर तरुण कुलश्रेष्ठ हैं, डॉक्टर रुचिका मित्तल हैं, डॉक्टर रेणु मालविया हैं, और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं और हमारे चेयरपर्सन हैं इस सेशन के, डॉक्टर हिमांशु दास, वो भी हमारे साथ में हैं। तो सर प्लीज़ आप हमें इनॉग्रल नोट दे दें हमारे जिससे हम इंस्पायर हों, हमें मोटिवेशन मिले। सर प्लीज। डॉक्टर हिमांशु दास। कबीर जी नमस्कार। कबीर जी नमस्कार। रेणु मैडम, तरुण साहब, रुचिका जी और हमारे साथ और जो भी फैकल्टीज, पेरेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स इसमें हैं, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। जो मुझे खुशी हो रही है कि ये प्लेटफॉर्म में आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर पा रहा हूँ। आई एम रियली वेरी प्रिविलेज्ड। जब हम चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, चैलेंजेस तो दिव्यांगता की चैलेंजेस सबको पता है, हज़ारों चैलेंजेस है, अलग अलग दिव्यांगता के अलग अलग चैलेंजेस हैं। और जब हम ये कोविड की हम बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो फर्दर ये चैलेंजेस जो है, आप अगर किसी भी इंसान का ये चैलेंज देखते हैं तो बहुत ही एक्सट्रीम चैलेंज हो जाती है इन द एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। और वो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट की जो चैलेंज है वो दिव्यांगों में वो और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बी इट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बी इट ऑटिज्म, बी इट सेरेब्रल पाल्सी, बी इट मेंटल इलनेस, बी इट फिजिकल डिसेबिलिटी और एनी डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले जो हमें जो फोकस करना चाहिए, ये साइकोलॉजिकल चैलेंज जो, yes, you are psychologically sound, you are psychologically positive, having a positive attitude, rest of the learning, teaching learning process की हम बात कर रहे हैं, हम घर को स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, होम बेस्ड एजुकेशन, ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि साइकोलॉजिकली आर वी रेडी। मैं खुद अपने आप महसूस किया हूँ कि कई दिन लग गए मुझे खुद को रेडी करने में कि मैं पढ़ाई लिखाई कर रियलाइजिंग कि हमारे घर में और भी बच्चे हैं, और भी सदस्य हैं, दोस्तों के साथ बात किया तो 90% लोग तो पॉजिटिवली इस चीज़ को ले ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे भी दिव्यांगता में हम सोच रहे हैं कि उसको पॉजिटिवली लेके, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, इस मेंटलिटी के साथ आगे बढ़ना कि हम उसको एक लर्निंग एनवायरनमेंट में इसको कन्वर्ट करें, वो एक सबसे बड़ी चैलेंज है मेरे हिसाब से। उसके ऊपर फोकस हमें करना चाहिए कि कैसे हम साइकोलॉजिकली सारे दिव्यांग लोगों को, उनके परिवारजनों को जल्दी से जल्दी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि वो लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए आ सके। अपॉर्चुनिटीज़ में बोलना तो नहीं चाहिए, इतनी बड़ी आपदा है, विपदा है, इसको हम अपॉर्चुनिटी वर्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से सेड एंड डन कई सालों से हम लोग डिजिटल एम्पावरमेंट और
टेलीफोन शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा, अलग अलग प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम ऑल ओवर इंडिया गांव देहात में जाके देखते हैं दिव्यांगजन वर्सेस डिजिटल इंडिया, पेरेंट्स वर्सेस डिजिटल इंडिया, स्पेशल एजुकेटर वर्सेस डिजिटल इंडिया, ये अभी तक 2 महीना पहले तक जो है ये सिर्फ कहने वाली बात है। लोगों ने रियली में इस चीज़ को कभी भी यूज़ नहीं किया। आज जैसे आप वेबिनार कर रहे हो, ऐसा वेबिनार हम लोगों ने पिछले 10 साल में कितना किया, नहीं किया। तो अपॉर्चुनिटी में यही है कि आज की डेट में जो डिजिटल दुनिया से हम लोग एक्चुअली बात तो कर रहे थे सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में रोज़ हम बात करते थे डिजिटल दुनिया की, तो हकीकत में डिजिटल दुनिया, दिव्यांगता, उनके परिवारजन, हमारी डिसेबिलिटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स, उनको जोड़ने की हमने कभी ये अपॉर्चुनिटी डिजिटल दुनिया के साथ दी नहीं थी। और कोविड की यातना कह लीजिए, कोविड की क्या कह लीजिए, हमारे ऊपर भारत के आज की कोने कोने में बैठे हुए पेरेंट्स, कोने कोने के दिव्यांगजन, कोने कोने पे बैठे हुए हमारे विशेष शिक्षक और रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल अब इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आ चुके हैं कि डिजिटल दुनिया आगे बढ़ा। आगे आप लोगों से उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से डिस्कशन हो। धन्यवाद सर। आपसे एक आपके रिस्पेक्ट के साथ में आपसे परमिशन चाह रहा हूँ, मैं ऑनलाइन परमिशन चाह रहा हूँ कि ये सर, ये जो आज वेबिनार का थोड़ा मिसअप हो गया है, तो उसको हम कल या परसों में शेड्यूल कर सकते हैं, अगर आपकी परमिशन हो नेपेड की तरफ से। क्या टाइम क्या रख रहे हैं सर? सर वो डिस्कस करके आपको बता देंगे कल या परसों में, क्योंकि जो वेबिनार में 250 लोग ज्वाइन कर चुके थे, उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया था, तो वो डिसऑर्डर्ड ना हो, उनके पास मैसेज गलत ना जाए, इसलिए इसको हम दोबारा से प्लान कर सकते हैं। You'll talk to later on. हम इसके बारे में बाद में इंटरेक्शन हो कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका अपना इतना कीमती समय देने के लिए, इतना मोटिवेशन देने के लिए, इतना समय दिया। सर ने सेशन से पहले भी बहुत सारा मुझे सपोर्ट दिया है कि आप इसको कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सर ने मुझे बहुत गाइड किया। थैंक यू वेरी मच सर, हिमांशु दास सर, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर रुचिका मित्तल से कहूँगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दें प्लीज़। मैं 2 मिनट में डॉक्टर करती हूँ बीच में। she's an audiologist and speech language pathologist practicing in Delhi, and she's been associated with Apollo and also Lady Harding Medical College, and she has her own practice at Mittal Clinic at present, and she has her bachelor's from Delhi and her post-graduation from PGI Computer, and Dr. Mittal has contributed significantly in research and presented her work at both national and international platforms, trained many budding professionals. Welcome, Dr. Ruchika Mittal. Dr. Ruchika Mittal, please. या मैम स्टार्ट करें अपना प्रेजेंटेशन। डॉक्टर रुचिका मित्तल। Thank you, ma'am, for the nice and very good afternoon to all of you. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी, बिल्कुल क्लियर। हेलो, जी बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बोलना शुरू करें। मैम प्लीज कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, आपको हम लोगों की आवाज नहीं आएगी, आप कंटिन्यू करें प्लीज। Nice welcome. A good afternoon to all the listeners, and I'm thankful to Dr. Kabir for giving me the opportunity to be here and the comment by giving the guidance or how to come up with is care and maintenance. नहीं हो how to care and maintain. हम सबको पता है that सिर्फ social distancing
and we all, everybody, each one of us, कहीं ना कहीं हम सब इस चीज से फाइनेंशियली भी हिट हुए हैं. तो मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो बिकॉज हियरिंग एड जो है वो बहुत ही बच्चे इस सिनेरियो में ट्रांसपोर्ट भी अफेक्ट है, हमारे फाइनेंस भी अफेक्टेड है और सर्विसेज भी अफेक्टेड है. तो आपको सर्विसेज में प्रॉब्लम है, रिपेयर्स में प्रॉब्लम है, कंपनीज की वारंटी, जो चीजें वारंटी के अंदर है उन चीजों से भी प्रॉब्लम है. कंपनीज आर नॉट प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड courier services have started but it is taking a lot of time. We all know all this. डॉक्टर रुचिका मित्तल, मैं आपको 2 and मिनट moreover social distancing. इंटरप्ट कर रहा हर हूं. बार आप क्लिनिक पे हर एक छोटी चीज के लिए नहीं जा सकते. ना तो क्लिनिक वाले आपको एडवाइस हमारे साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर रेणुका जी भी जुड़ गई हैं, वो भी साइन इंटरप्रेट कर रही हैं. इस टाइम पूरा एक्सेसिबल हो चुका है हमारा सेशन. या मैम कंटिन्यू करें आप, रुचिका मित्तल मैम. स्टार्ट और नो कंटिन्यू एज इट इज. बात कर रहा हूँ. हियरिंग जो है नहीं है, लाइन है, करनी है किसी का कोई तो नहीं एट होम. सो उनके डिवाइस कैसे ये बहुत जरूरी. क्यों जो भी हियरिंग एड या फिर कॉफी पांच है उससे रेगुलर रोज साफ करें कि ना गिर जाए या कहीं ड्रॉप ना हो जाए. बैटरीज आप रेगुलरली चेक करें. मशीन के अंदर बैटरीज को न छोड़ें क्योंकि आपका बैटरी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट कि बैटरीज कहाँ से आएंगी क्योंकि उनको परचेज करने भी आपको जाना पड़ेगा और बैटरी शॉर्टेज देयर इन द मार्केट. सो टेक केयर ऑफ बैटरीज, रेगुलर चेंज देम. और अगर वो डिस्चार्ज करके कोई एक्टिव बैटरी आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो अभी रिपेयर होना बहुत मुश्किल है. सो प्लीज एंड व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर डिवाइस, take out the batteries. Don't let the batteries inside the device. And जो लोग RIC models receiver in the canal hearing aids use करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रेगुलरली अपने वैक्स को चेंज करिए क्योंकि अगर वैक्स गार्ड्स अंदर वैक्स ज्यादा मशीन के अंदर रह जाएगी तो दे विल हैव डिफिकल्टी इन लिसनिंग एंड दे विल रन टू द to the clinics, and clinics are not welcoming you for every small thing, and we have to maintain social distancing. Moreover, अभी गर्मियां बढ़ने वाली हैं, हम सब पता है टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हॉट और ह्यूमिड होने वाला है. सो प्लीज जो आपके ड्राई ब्रिक्स आपको दिए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ उनको रेगुलरली यूज करिए और उनको उनके टाइम पीरियड के बाद आप चेंज करिए. 3 months इट इज रिकमेंडेड टू चेंज योर ड्राई ब्रिक्स आफ्टर एवरी 3 months. तो 3 months के इंटरवल के बाद अपने ड्राई ब्रिक्स को चेंज करिए. रोज अपनी मशीन को ड्राई ब्रिक के अंदर डालिए, ड्राई बॉक्स के अंदर डालिए. माइक्रोफोन कवर्स होते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोसेसर के अंदर, दे ऑल्सो नीड टू बी चेंज. सो प्लीज चेंज देम रेगुलरली. प्लीज हियरिंग डिवाइसेस का अच्छे से अच्छे ध्यान रखिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए. अभी सर लोनर या कुछ भी सर्विस आपको प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है एंड इट इज टेकिंग टाइम क्योंकि एयर कोरियर्स हैव नॉट स्टार्टेड. इट इज ओनली द रोड कोरियर्स दैट हैव स्टार्टेड. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू दैट आप अपने बच्चों को एम्पावर कीजिए.
ताकि वो उनको सिखाइए ताकि वो अपने डिवाइसेस का ध्यान खुद रख सके। अभी टेम्परेचर हॉट होगा, सो आई विल हमारे इंडियन सिनारियो में इट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि हम लोग बच्चों के बालों में तेल लगा देते हैं। जब तेल लगाते हैं तो पसीना और ज्यादा आता है और मशीन और ज्यादा खराब होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऑयलिंग करना भी है उनके बालों के लिए तो आप रात को कीजिए और सुबह उठकर उनके बाल धो दीजिए, ताकि जब वो मशीन लगाएं तो ऑयलिंग ना हो, क्योंकि ऑयलिंग में अगर स्वेट आता है तो वो मशीन को ज्यादा खराब करता है। और अपने बच्चों को सिखाइए कि खेलते हुए, इधर उधर भागते हुए, अगर उनको दिन में या कभी पसीना आता है तो उनको खुद हैबिट होनी चाहिए कॉटन का हैंकी लेकर अपना पसीना पोंछने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कवर्स नहीं मिलते हैं स्वेट प्रूफ वाले तो आप उनको घर पे भी बना सकते हैं। कॉटन का कपड़ा लेकर या फिर जो स्वेट प्रूफ कपड़े आते हैं उनसे आप हेयरिंग एड का साइज का या प्रोसेसर के साइज का आप एक कवर बना सकते हैं जो बच्चा उसके साथ उसको पहन सकता है। और बच्चा जो ये बच्चे, मैं बार बार बोलूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को एम्पावर कीजिए, उनको खुद सिखाइए कि उनके ये हियरिंग डिवाइसेस कितने इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे इसका टेक केयर करना है। क्योंकि पेरेंट्स, जैसे सर ने हिमांशु सर ने बोला कि रेनू मैम ने बोला कि पेरेंट्स भी आजकल बहुत बिजी हैं ऑनलाइन सेशंस के लिए, डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, सो एवरीबॉडी इज बिजी, हम सबके पास काम का लोड। सो ऐसा हो सकता है कि दैट हमसे मिस हो जाए। सो इट इज बेटर दैट आप अपने बच्चों को इम्पावर करते हैं। एंड आपसे एडवाइस है कि मशीन के ऊपर आप अपना फोन नंबर लिख दीजिए, क्योंकि बच्चा बाय चांस अगर मशीन को कहीं इधर उधर गिरा देता है तो किसी को पता तो हो कि इस चीज का करना क्या है, किसको कांटेक्ट करना है। अगर मुझे या कहीं पर इधर घर के बाहर अपने मशीन हियरिंग डिवाइस गिरा हुआ मिलता है तो मुझे नहीं पता इसका क्या करना है। एटलीस्ट अगर उसके ऊपर कोई फोन नंबर लिखा होगा तो मैं किसी को कांटेक्ट करके बता सकती हूँ कि मुझे ये चीज मिली है तो आप ले जाइए। तो एटलीस्ट अपना फोन नंबर निकालकर उसको सैलो टेप से लगा दीजिए ताकि पानी से उसका नंबर जो है वो ना रब हो। सो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड बालों को साफ रखें प्लीज। बच्चों के बाल हर ऑल्टरनेट डे पे वॉश करिए, क्योंकि बाल गंदे होंगे, पसीना आएगा या ऑयलिंग होगी तो वो सब मशीन को खराब करें। और जो लोग हियरिंग एज एंड ईयर मोल्ड, जो लोग हियरिंग एज यूज करते हैं उनके ईयर मोल्ड जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है उसके अंदर वैक्स घुस जाता है। तो यूजली जो पेरेंट्स है वो क्लिनिक पे रिपोर्ट करते हैं कि मैडम वैक्स घुम गया। आप जो ईयर मोल्ड है उसको आप घर पे भी क्लीन कर सकते हैं। ईयर मोल्ड को अगर आप गुनगुने पानी डालेंगे और उस गुनगुने पानी में थोड़ा सा सर्फ डालेंगे और थोड़ी देर उसको भिगो के रख देंगे हियरिंग एड ईयर मोल्ड को, तो उसका जो वैक्स है वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप किसी भी ट्यूब से उसको साफ कर सकते हैं। और जब तक पूरा पानी उसमें से ना सोख लें, सब कुछ ना हो जाए, तब तक आप उसको मशीन के साथ जॉइंट नहीं करेंगे। क्योंकि मशीन को पानी करते हैं, किसी कैसे भी जो है वो मशीन में पानी नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज का आपको जो है वो ध्यान रखना है। जो कॉइल्स और केबल्स हैं कॉकलियर इम्प्लांट प्रोसेसर्स की, प्लीज एक्स्ट्रा टेक केयर, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली होती है अगर हम उनको ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। तो प्लीज आप एक बार उनका जो कॉइल और केबल्स हैं उनका भी अच्छे से ध्यान रखिए। एंड प्लीज अपने पास थोड़ा सा एसेसरीज का एक्स्ट्रा स्टॉक रखिए, क्योंकि कोई भी क्लिनिक इस सिनेरियो में आपको इमीडिएटली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता और आप भी एकदम से भाग नहीं सकते कोई चीज आपके पास खत्म हो जाए तो। ड्राई ब्रिक्स, बैटरीज, कॉइल्स, केबल्स और छोटी मोटी जो भी आपको डे टू डे में केयर एंड मेंटेनेंस के लिए चीजें चाहिए होती हैं अपने डिवाइस को मेंटेन करने के लिए, उनका थोड़ा सा स्टॉक अपने पास एक्स्ट्रा रखिए। ये सब तो मैंने अभी आपके साथ टिप्स शेयर करी हैं,
टिप्स मैंने शेयर करी हैं कि हेयरिंग डिवाइस को कैसे ध्यान रखना है. Then now I will share few tips how to do therapy, what to do with the children. बहुत सारे बच्चों के तो ऑनलाइन स्कूल शुरू हो चुके हैं नॉर्मल स्कूल्स में. मुझे नहीं पता कि स्पेशल स्कूल्स ने ऑनलाइन किया है या नहीं किया है. एज पर माय नॉलेज तो नहीं हुए हैं. सो इट इज जो सिचुएशन है, इट इज गिविंग यू अ गुड कि आप लोग घर पे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. आपका ट्रैवल टाइम तो कम हो ही गया. अगर आपके वर्कलोड इंक्रीज हुआ है तो आपका जो ट्रैवल टाइम है वो रिड्यूस हो चुका है. सो यू कैन स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद द चिल्ड्रन. हम लोग हमेशा थेरेपी में बोलते थे कि आप बच्चे के साथ ये करिए, दादी को बुला के लाइए या इसके भाई बहनों को बुला के लाइए. हम हमेशा फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करते थे और डिस्टेंस की वर्क शेड्यूल की वजह से वो कभी भी थेरेपी पे आ नहीं पाते थे. सो ऑनलाइन हैज गिवन यू अ टाइम, कोविड-19 हैज गिवन यू अ टाइम, आप फैमिलीज को इन्वॉल्व कर सके बच्चों की थेरेपी के अंदर. प्लीज इन दिस टाइम योर फैमिली एंड इंक्लूड द ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स इन द थेरेपी सेशंस. बच्चों से खूब सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए एम्पावर मत करिए, बट घर के कामों के लिए भी एम्पावर करिए. जब आप उनको थोड़ा थोड़ा घर का काम सिखाएंगे, कबर्ड्स कपड़े कैसे तय लगा या डस्टिंग कैसे करनी है, कबर्ड को कैसे ठीक करना है, तो आप उनसे बात कर रहे हैं. बहुत चीजों का ज्ञान होता है. सो ये स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज जो है वो आप प्लीज अपने बच्चों के साथ घर पे ऑन एंड ऑफ करिए. अपने बच्चों के साथ कोविड-19 के बारे में डिस्कस करिए. उनको बताइए कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है और हमें क्या करना है. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, किसी को हेलो नहीं बोलना है, हाथ नहीं मिलाना है, सबसे नमस्ते करके बात करनी है और हम बाहर नहीं जा सकते हैं. मैंने और मेरी टीम ने एक बहुत अच्छा हिंदी में मटेरियल डेवलप किया है कोविड पेशेंट्स बच्चों के लिए, कोविड-19 एक्सप्लेन करने के लिए. अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो हमारी वेबसाइट में जाके इंफॉर्मेटिव मटेरियल के लिंक को क्लिक करके वो पढ़ सकता है, वो वीडियोस ले सकता है. अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कोविड-19 की इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझेगा तो आप मिस्टेकन हैं. अगर उनकी लैंग्वेज कम या ज्यादा जैसी भी है, अगर आप, मेरा मानना ये है और मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस मुझे यही बताता है कि जब पेरेंट्स या थेरेपिस्ट या कोई भी क्लोज इंसान बच्चों से बात करता है, चाहे उनकी लैंग्वेज जैसी मर्जी हो, चाहे उनकी समझ जैसे मर्जी हो, वो उस चीज को समझ लेते हैं. एक इंटरनल कनेक्शन होता है एक केयर गिवर और इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में, जो उनको ये बातें समझा देता है, आपका मैसेज उन तक पहुंचा देता है. सो प्लीज टॉक टू योर चिल्ड्रन. और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए तो प्लीज आप एक्सपर्ट से, जो भी आपके थेरेपिस्ट हैं या जो ऑनलाइन में एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. मेरी आपसे विनती है कि आजकल बहुत लोग ऑनलाइन शुरू हो गए हैं, बट प्लीज बी कनेक्टेड फॉर द राइट एडवाइस टू एक्सपर्ट्स जिनको इस लाइन में एक्सपीरियंस है. आप लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं एंड आप बात कर सकते हैं. एंड मैं प्राउडली इस बात को शेयर करूंगी, ऑनलाइन थेरेपी सेशंस जो है ऑडियोलॉजिस्ट या जो भी प्रोफेशनल्स इस चीज में है, फिजियोथेरेपिस्ट, दे हैव ऑल स्टार्टेड ऑनलाइन थेरेपी सेशंस. स्पीच लैंग्वेज हो या फिर फिजियोथेरेपी हो या कोई भी चीज हो, तो प्लीज टेक द एडवाइस फ्रॉम देम. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपके डिवाइस से प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज टेक ऑनलाइन कंसल्टेशन विद योर एक्सपर्ट्स. अगर आप ऑनलाइन रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, then only go for physical consultations. And I'm proud to share that in my setup with my team, we have converted our clinic to an online platform. हमारे सारे consultations अभी online हैं. हम लोग मैं प्रैक्टिस करती हूँ हस्बैंड के साथ और मेरे हस्बैंड हार्ट सर्जन है, तो हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन शुगर, प्रेशर, हार्ट रिलेटेड डिजीज, स्पीच एंड लैंग्वेज या हियरिंग से रिलेटेड कोई भी किसी को भी इश्यू होता है
तो वो हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करता है। और हमें लगता है कि ऑनलाइन सेटिस्फाइड नहीं है, देन ओनली हम उसको को जो है वो प्रेफरेबल उनको हम लोग फिजिकल मीटिंग के लिए या कंसल्टेशंस के लिए बुलाते हैं। हमने बहुत सारा इंफॉर्मेटिव मटेरियल भी डेवलप किया है जो आप हमारे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, मित्तल क्लिनिक की वेबसाइट पे। एंड अगर आप किसी कोई भी अपॉइंटमेंट या आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मिस्टर कबीर को बता सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली, so that we can resolve your problems. But please be online, try to be digital. ये लुक देखने में ये वर्ड मुश्किल लगता है, ये वर्ड इतना मुश्किल नहीं है. It has taken lot of time for us to shift ourselves completely online, but it is not difficult. जब आपको पता चला था कि आपके बच्चे को दिक्कत है स्टाइल में या फिजिकली या कोई भी आपका बच्चा विद स्पेशल नीड्स है, तो आप लोगों ने भी नहीं सोचा था कि लंबी जर्नी कर पाएंगे। आप लोगों को हर एक चीज बहुत डिफिकल्ट लगी थी सिमिलर, बट आज आप लोग इस एरिया पे खड़े हैं कि आप इतनी बड़ी जर्नी जो है वो क्रॉस करके आए हैं। सिमिलरली ऑनलाइन बहुत मुश्किल लग रहा है, डिजिटल लोगों को मुश्किल लग रहा है कई लोगों को, बट इट इज वेरी सिंपल। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको वीडियो कर सकती हूँ कहाँ से गांव में लोग कहाँ के लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, तो शहरों में तो जरूरी। So at the end, I end my presentation with saying that stay at home, go digital and stay healthy. Thank you. थैंक यू रुचिका मित्तल मैम, डॉक्टर रुचिका मित्तल, आपके इतना अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। थोड़ी सी वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम थी ऑडियंस, लेकिन क्या करें, टेक्निकल इश्यूज हैं, इसको रिजॉल्व करेंगे बहुत जल्द, इसके ऊपर फिर से काम करेंगे। मैं डॉक्टर तरुण कुलश्रेष्ठ सर से कहूँगा कि अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो इसमें आ सकते हैं। जी जरूर, मैं अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करना चाहूँगा जी। और मेरे हिसाब से शायद 10-12 मिनट लगेंगे इसको खत्म करने में। कोई बात नहीं सर, नो प्रॉब्लम। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि जितने भी असिस्टिव डिवाइसेस हैं ये एक तरह के मैकेनिकल डिवाइसेस हैं और इनमें नॉर्मल वेयर एंड टियर होती है। बहुत हार्श एनवायरनमेंट में इनको यूज़ किया जाता है और इनको काफ़ी हद तक नेगलेक्ट किया जाता है जहाँ तक कि इनकी केयर एंड मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब तक कि बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं हो जाता और ये डिवाइसेस काम करना बंद नहीं कर देते। पेशेंट्स हम लोगों को कांटेक्ट नहीं करते हैं और हमारे पास नहीं आते हैं, जो जैसा कि नहीं होना चाहिए। जब हम पेशेंट्स को या यूज़र्स को इन डिवाइसेस को डिस्चार्ज करते हैं, देते हैं, डिलीवर करते हैं, तो उस समय उनको कुछ बातों के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है होता है कि एक डेली रूटीन बनाया जाए जिसमें 10 से 15 मिनट अपने ऊपर खर्च किए जाएं। ये रूटीन जो है एक इंस्पेक्शन ऑफ द डिवाइस, उसको कैसे साफ करना है, डिवाइस को साफ करना चाहिए, उस सेगमेंट को, बॉडी सेगमेंट को हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, साफ करना चाहिए और कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस को करना चाहिए। ये चीज़ें हम लोग पेशेंट्स को और यूजर्स को हमेशा बताते हैं। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन उनको दी जाती है, एक फॉलोअप को शेड्यूल किया जाता है कि कब कब आपको जो है रूटीन फॉलोअप के लिए आना चाहिए, ताकि जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं वो सडनली और कहीं पर भी फेल ना हो, उनके कंपोनेंट डैमेज ना हो और एक बहुत बड़ी किस्म की परेशानी से बचा जा सकता है अगर इन सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत ही सस्टेन्ड और सिस्टमेटिक तरीके से फॉलोअप किए हैं पेशेंट्स के, और मैं क्षमा चाहता हूँ ये कहने के लिए कि बहुतायत में पेशेंट्स जो है इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए फिर भी मैं कुछ जनरल गाइडलाइंस के बारे में बताता हूँ और बाद में कुछ ट्रबल शूटिंग टिप्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि इस कोविड-19 के समय में इसका जो असिस्टिव डिवाइसेस है उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सके। तो जनरली जैसा कि मैंने बताया कि 4 तरह के उपकरण होते हैं, जिनमें ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस
इनको हमेशा सॉक्स या स्टॉकिंग्स के साथ यूज़ करना चाहिए। सॉक्स या स्टॉकिंग्स जो है वो एक ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं और पसीने को सोखते हैं। कोशिश ये की जानी चाहिए कि यदि दिन में 1-2 बार ऑर्थोसिस या प्रोस्थेसिस या किसी और असिस्टिव डिवाइस को उतारना पड़ता है और दोबारा पहनना है, तो फ्रेश नया सॉक्स या स्टॉकिंग्स को यूज़ किया जाए। स्टॉकिंग्स और सॉक्स जो एक इंटरफेस का काम करता है बॉडी सेगमेंट और असिस्टिव डिवाइसेस के बीच में, इसको धोने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं। धोते समय इनको निचोड़ना नहीं चाहिए और सुखाते समय इनको लटकाना नहीं चाहिए तार पर। किसी फ्लैट सरफेस पे अगर उसको रख दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। जो ऑर्थोसिस डिवाइसेस हैं, पर्टिकुलरली लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस, दे आर वेरी वाइडली यूज्ड और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन आ गए हैं, थर्मोप्लास्टिक के ऑर्थोसिस बनते हैं। इनको कभी भी बिना जूते के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक AFOs, thermoplastic orthoses, they are very slippery if they are not used with the shoes. स्पोर्ट्स शूज जिनमें फीते हों उनको जो है रिकमेंड किया जाता है इन अप्लायंसेस के साथ यूज़ करने के लिए। स्पाइक्ड हील्स, फ्लिपर्स, लोफर्स, इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। एक बहुत ध्यान में रखने की चीज़ ये है कि अगर शू को, जूते को बदलने की ज़रूरत पड़े तो हील हाइट, सेम हील हाइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। साफ़ करने के लिए इनको पानी में भिगोना नहीं चाहिए। गीले कपड़े से, जो कि साबुन से या रबिंग अल्कोहल के डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से या डाइल्यूटेड डिटॉल में भिगोकर, जिसको हम डैम्प क्लॉथ बोलते हैं, उससे वाइप करना चाहिए और इसको फिर सूखे तौलिए से साफ़ करना चाहिए और इट शुड बी लेफ्ट to dry it out it on its own. अगर लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस में KFOs को इस्तेमाल किया जा रहा है तो यह देखना बहुत ज़रूरी है कि नी जॉइंट का लॉक प्रॉपर्ली एंगेज हो। अगर नी जॉइंट का लॉक प्रॉपर्ली एंगेज नहीं है और नी जॉइंट लॉक नहीं है तो पेशेंट के गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत सारे एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव कॉन्टेक्टेड अस कि साहब गिर गए, लॉक ने काम नहीं किया। तो जब भी बैठी हुई स्थिति से खड़े होते हैं या चलते हैं, उससे पहले ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि लॉक को प्रॉपर्ली एंगेज किया जाए। ऑर्थोसिस में किसी भी प्रकार की स्क्वीकिंग नॉइज़, कोई आवाज़ आ रही है, उसके बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। ये आवाज़ें यह बताती हैं कि ऑर्थोसिस को या असिस्टिव डिवाइसेस को अटेंशन की ज़रूरत है। जो डेब्रीज या डस्ट मूविंग पार्ट्स में आ जाती हैं, उनको कपड़े से साफ करना चाहिए। यदि ज़रूरत पड़े तो मोबिल ऑयल से उनको लुब्रिकेट करना चाहिए। जो कन्वेंशनल मेटल लेदर शू ऑर्थोसिस होते हैं, उसमें ये जूते को डेली पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है और जूते की जो कंटोर्स हैं और उसकी इंटीग्रिटी है, उसको इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर जूता में वियर एंड टियर है, पर्टिकुलरली अगर जूते की हील घिस गई है या सोल घिस गया है, तो उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। घर पे नहीं किया जा सकता है, लेकिन करें, अदरवाइज इसका अलाइनमेंट जो है चेंज हो जाएगा और इसका यूज़ बहुत ही पेनफुल और डिस्कम्फर्टेबल हो सकता है। जो मेटल लेदर शू ऑर्थोसिस हैं, कन्वेंशनल डिज़ाइन, उसमें काफ बैंड, थाई बैंड और ट्यूबर बैंड होते हैं, उसको पानी से साफ नहीं करना चाहिए। रबिंग अल्कोहल एक पार्ट और पानी एक पार्ट मिला के और उसमें कपड़े को भिगो के इसको वाइप करना चाहिए। इसी तरह सेल्फ एग्जामिनेशन का एक रूटीन को फॉलो करना चाहिए। जिस भी शरीर के हिस्से में ऑर्थोसिस को अप्लाई किया गया है, रात को जब असिस्टिव डिवाइसेस को उतारा जाए तो एक उसका सेगमेंट का, बॉडी सेगमेंट का इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखने की है कि कहीं रेड मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं, और वो रेड मार्क्स अगर 20 से 25 मिनट में डिसअपियर नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि ऑर्थोसिस जो है दे आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर विच रिक्वायर्स अटेंशन ऑफ द एक्सपर्ट। ब्लाइंड स्पॉट्स के लिए
शीशे का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये एक तरह का इंडिस्पेंसिबल रूटीन है केयर एंड मेंटेनेंस के लिए, ऑर्थोटिक के लिए। सिमिलरली जो लोग प्रोसेसेस को यूज करते हैं उनके लिए भी इसी तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक डेली इंस्पेक्शन का रूटीन फॉलो किया जाए कि कहीं कोई स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया है, कोई नट एंड बोल्ट तो ढीला नहीं हो गया है, पैडिंग जो है वो उखड़ तो नहीं रही है, जो सस्पेंशन सिस्टम्स है वो ठीक से काम कर रहे हैं, और फिटिंग जो है सॉकेट की वो प्रॉपर है, कहीं प्रोसेस जो है टाइट तो नहीं हो गया है, कहीं प्रोसेस लूज तो नहीं हो गया है। यह बात बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बार प्रोस्थेटिक की जो सॉकेट बन जाती है वो चेंज नहीं होती है। जनरली हमारे पास पेशेंट आते हैं और ये कहा जाता है कि सॉकेट लूज हो गया या सॉकेट टाइट हो गया। एक्चुअली सॉकेट लूज या टाइट नहीं होता है, बॉडीली चेंज होते हैं जिसकी वजह से रेजिडुअल लिम्ब का स्टम्प जो है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है या घट जाता है। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको भी सॉक्स या स्टॉकिनेट्स के साथ यूज़ करना चाहिए, और इनकी केयर इंस्ट्रक्शंस भी उसी तरह की हैं जैसे मैंने पहले बताया कि जो ऑर्थोसिस के साथ सॉक्स या स्टॉकिंग्स यूज़ किए जाते हैं और उनको वॉश किया जाता है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जब ये सॉक्स प्रोसेस के साथ यूज़ करें तो ये ध्यान रखा जाए कि सॉकेट के अंदर में सलवटें ना पड़ें। There should be no wrinkle within the socket when the socks are applied onto the residual limb. ये छोटी छोटी सलवटें बहुत बड़े बड़े वुंड को क्रिएट कर सकती हैं। सॉकेट का और या जो लाइनर यूज किया जा रहा है उसके अंदरूनी हिस्से को भी गीले कपड़े से डिटॉल के पानी में भिगो के या माइल्ड सोप जो है उसमें भिगो के उसको वाइप किया जा सकता है। फिर साफ पानी में कपड़े को भिगो के उसको वाइप आउट करना है और इसको भी सूखने देना है। कभी भी मॉइस्ट सॉकेट को या मॉइस्ट लाइनर को यूज नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह जो रेजिडुअल लिम्ब है दिन में इस्तेमाल के बाद जब उसको रात को उतारा जाए तो सोने से पहले एक इस तरह के रूटीन को फॉलो करना चाहिए कि रेजिडुअल लिम्ब को इंस्पेक्ट किया जा सके और देखा जा सके कि कहीं पर प्रेशर पॉइंट हैं, रेड मार्क्स हैं, वो रेड मार्क्स जो है डिसअपियर हो जाने चाहिए 15 से 20 मिनट में, और अगर वो डिसअपियर नहीं होते हैं तो कुछ फिटिंग के इश्यूज जो है सामने आ सकते हैं। रेजिडुअल लिम्ब को भी डाइल्यूटेड डेटॉल वाटर से कपड़े के भीगे हुए कपड़े से साफ किया जा सकता है और कुछ एक्सरसाइजेज उस समय की जा सकती हैं। अगर प्रोसेसेस अबवनी है, इफ द यूजर इज यूजिंग एन अबवनी प्रोसेसेस जिसमें प्रोस्थेटिक नी जॉइंट भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो ये देखा जाना चाहिए कि उसमें कोई अनडिजायरेबल साउंड तो नहीं आ रही है या कहीं प्ले तो डेवलप नहीं हो गया है। और मेरे हिसाब से अगर ये दो चीज़ें नोटिस में आती हैं तो इनको घर पे ठीक किया जा सकता है। तो एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, जैसा कि डॉक्टर रुचिका ने बताया कि ऑनलाइन जो है कांटेक्ट किया जा सकता है एक्सपर्ट से या टेलीफोनिकली उनसे सलाह ली जा सकती है। अभी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, बहुत रिसेंटली हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स बॉम्बे में हैं, तो एक यंग लेडी को उनका प्रोस्थेटिक फुट जो है टूट गया और उनको बहुत ज़रूरी था उसको रिप्लेस कराना, तो उन्होंने हमारे प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट किया और पुलिस की सहायता से पुलिस ने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया उनके लिए और क्लिनिक खुलवाया गया, वहाँ जाके उनको फुट रिप्लेस किया गया। तो यह ज़रूरी नहीं है कि इस कोविड-19 के लॉकडाउन फेज में सर्विसेज उपलब्ध नहीं है, जनरली उपलब्ध नहीं है, लेकिन इमरजेंसीज में किसी भी तरह के अरेंजमेंट्स को किया जा सकता है। अब मैं कुछ स्थिति जो है ऐसी डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ पे प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इन ये जो कंडीशंस हैं इनमें कुछ ऐसी स्थिति आ जाती हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें use of assistive devices is prohibited if the patient or the user is having varicose hyperplasia, any kind of skin problem or skin infection, eczema, अगर ब्रूजेस हो गए हैं फिटिंग के कारण या कोई वूंड है तो उसमें ये एडवाइस किया जाता है कि ऐसी कंडीशन में
असिस्टिव डिवाइसेस को यूज़ नहीं किया जाए और एक्सपर्ट की सलाह ली जाए जब इस तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशंस को ट्रीटमेंट किया जाए। उसके बाद समय का इंतजार करके क्लिनिक में सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाके हो सकता है कि ये ज़रूरी हो कि एक नया सॉकेट को या नया ऑर्थोसिस को बनाना पड़े। कुछ सिंपल ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स मैं देना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्थोसिस जी, मुझे आवाज़ क्लियर सुनाई दी थी। चलिए मैं अपना प्रेजेंटेशन जारी रखता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि थर्मोप्लास्टिक AFOs को काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। तो एक समस्या आती है एंकल जॉइंट के हिस्से के पास क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप क्रैक्स को नोटिस करें तो इस क्रैक को जो है रोका जा सकता है। घर में यदि कोई सिकल या नेल्स अगर उपलब्ध हैं या स्वेटर बुनने की सिलाई है, उनके पॉइंटेड एंड को गर्म करें और जो थर्मोप्लास्टिक में जहाँ क्रैक है उसके एंड पे एक छोटा सा होल बना दें, छेद कर दें। यह होल जो है उस क्रैक को बढ़ने नहीं देगा और आपको काफ़ी समय देगा कि जब स्थिति सामान्य हो तो आप सर्विस सेंटर में जाके सर्विस प्रोवाइडर के पास जाके इस चीज़ को रिपेयर या रिप्लेस करवा सकते हैं। इसी तरह देखा गया है कि वेलक्रो स्ट्रैप्स जो कि ऑर्थोसिस को सपोर्ट करती हैं बॉडी सेगमेंट के ऊपर, वो चिपकती नहीं है। उनकी चिपक जो है, उनकी स्ट्रेंथ है, वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने फॉलोअप में ये पाया कि जो वेलक्रो स्ट्रैप्स है उनके बीच में धागे आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं और फैब्रिक के जो स्ट्रैंड्स हैं वो पाए गए हैं। तो ये चीज़ जो है वेलक्रो की जो चिपकने की क्षमता है उसको कम करती है। तो इसमें ये एडवाइस किया जाता है कि जब आप अपने अप्लायंस को डेली इंस्पेक्ट करें तो वेलक्रो के में जो ये फैब्रिक थ्रेड्स या हेयर स्टैंड्स आ गए हैं उनको निकाला जाए। बकल्स टूटने की शिकायत आती है तो उसमें भी वेलक्रो उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है या घर में ही सुई जो मोटी सुई होती है और धागा होता है उससे उसको ठीक किया जा सकता है। फिटिंग एक बहुत बड़ा इशू है प्रोस्थेटिक यूजर्स के लिए और यह समझना ज़रूरी है कि एक अच्छी फिटिंग को कैसे पाया जाए। यहाँ तक कि एक बहुत वेल फिटेड प्रोस्थेसिस जब डिलीवर किया जाता है तो उसके कुछ समय बाद जो है यूज़र पाते हैं कि किसी समय जो है सॉकेट की फिटिंग लूज हो जाती है और किसी समय सॉकेट की फिटिंग टाइट हो जाती है। जनरली सुबह के समय टाइट होती है और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है अपॉन कंटिन्यूस यूज़ ऑफ द प्रोस्थेसिस शाम को जो है हमारे पेशेंट्स पाते हैं कि सॉकेट लूज हो गया है। तो पेशेंट्स को ये आर्ट खुद ही लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर सॉकेट फिटिंग को कैसे अचीव की जाए और यह संभव है जो सॉक्स हैं उसकी लेयर को बढ़ाकर या उसकी लेयर्स को घटाकर। जो ये सॉक्स हैं ये अलग अलग प्लाई में भी आते हैं, यानी अलग अलग थिकनेस में भी अवेलेबल हैं और पेशेंट्स को ये खुद समझना बहुत ज़रूरी होगा कि कौन सी थिकनेस, कितनी थिकनेस के सॉक्स जो है उनको इस्तेमाल करने हैं प्रॉपर सॉक्स की फिटिंग के लिए। अगर सॉकेट बहुत टाइट है तो पेशेंट जो है प्रेशर फील करेगा। स्टम्प जो है रेजिडुअल लिंक है पूरा सॉकेट में अंदर प्रॉपर्ली फिट नहीं होगा, जिससे कि पेशेंट को लगेगा कि उसका प्रोस्थेसिस लंबा हो गया है और उसको चलने में बहुत दिक्कत होगी। सिमिलरली जो लूज सॉकेट है, अगर सॉक्स कम है, सॉक्स की लेयर कम है तो पिस्टन एक्शन होगा जिससे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रूजेस हो सकते हैं और प्रोस्थेसिस जो है उसमें रेजिडुअल लिंक बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा। तो जो निचला हिस्सा है रेजिडुअल लिंक का वहाँ पे प्रेशर, एक्सेसिव प्रेशर महसूस किया जाएगा। पेशेंट को प्रोस्थेसिस छोटा लगेगा और अगेन जो है बड़ी लेबोरियस गेट पेशेंट की हो जाएगी। तो यह आपको जो है समझना बहुत ज़रूरी है कि सॉकेट की फिटिंग को कैसे अचीव किया जाए बाय वर्च्यू ऑफ यूजिंग डिफरेंट लेयर्स एंड डिफरेंट थिकनेसेस ऑफ द सॉक्स। बहुत समय ऐसा होता है कि सॉकेट की फिटिंग इस तरह की हो जाती है कि उसको चेंज करना आवश्यक होता है। तो वो तो प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक सेंटर पे जाके ही होगा। तब तक की जो है सॉक्स की जो लेयर्स हैं या थिकनेस है उनसे ही इस तरह की फिटिंग्स को अचीव किया जा सकता है।
इसी तरह एक और पॉइंट जो जनरली डिस्कम्फर्ट और पेन को क्रिएट करता है वो है अलाइनमेंट ऑफ द प्रोसेसेस। जब आपको प्रोसेसेस डिलीवर किया जाता है तो वो बहुत अच्छी तरह से अलाइन किया जाता है और एक पर्टिकुलर शू हील हाइट पे उसको अलाइन किया जाता है। तो अगर आप को ये महसूस हो रहा है कि आपका प्रोसेसेस आगे की तरफ बेंड ज़्यादा हो गया है या पीछे की तरफ झुक रहा है तो आपने शायद अपने फुटवियर को या शू को चेंज किया होगा। यदि फुटवियर या शू को चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है तो हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि जिस हील हाइट पे प्रोसेसेस को डिलीवर किया गया था वही हील हाइट को मेंटेन किया जाए। यदि ज़्यादा हील हाइट का शू या फुटवियर इस्तेमाल किया जा रहा है तो प्रोसेस आगे झुक जाएगा और अगर उसकी हाइट कम है या फ्लैट है तो पीछे की तरफ झुकेगा और नी में और नी के जो सेगमेंट्स हैं उस पर एक्सेसिव जो है प्रेशर क्रिएट करेगा और आपको प्रोसेस यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट या स्ट्रेन लगाना पड़ेगा जिससे थकावट ज़्यादा होगी और ये अलग तरह की सिचुएशंस को क्रिएट करता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जिस हील हाइट पे प्रोसेसेस को डिलीवर किया गया है शू को रिप्लेस करते समय या उसको बदलते समय कोई नया शू अगर यूज़ किया जा रहा है तो उसी हील हाइट को के फुटवेयर को चूज किया जाए। अंत में मेरा सर्विस प्रोवाइडर्स को जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको एक सजेशन है और ये यूज़र्स को भी सजेशंस है और जैसा कि डॉक्टर रुचिका ने भी बताया कि हमेशा घर में कुछ स्पेयर पार्ट्स रखने चाहिए। कुछ स्मॉल कुछ छोटे सिंपल टूल्स जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं या सीजर्स हैं उनको घर में रखा जाना चाहिए। एक हार्डवेयर की शॉप पे फेवी बॉन्ड करके ट्यूब मिलती है वो घर में होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स से मेरा ये निवेदन होगा कि जब हम प्रोसेस को देते हैं तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स या कंपोनेंट्स जैसे कि प्रेस बटन हो गया, रिविट्स हुआ, बकल्स हो गया, कुछ स्ट्रैप्स हैं, उनकी कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ उस समय पेशेंट्स को दी जाए क्योंकि बाज़ार में भी नहीं मिलती हैं ये चीज़ें। अगर नॉर्मल समय की सामान्य समय की बात की जाए और अगर किसी का प्रेस बटन जो है टूट गया है या बकल टूट गया है तो बाज़ार में भी नहीं मिलेगा। अगर ये चीज़ हम एक्स्ट्रा कुछ संख्या में डिलीवरी के समय पेशेंट्स को प्रोवाइड कर दें तो ये उनके लिए बहुत ही सहायक होता है और उनकी एक एडिशनल विजिट जो हमारे सेंटर्स हैं वो उससे बचा जा सकता है। एक ये महसूस किया जाना बहुत ज़रूरी है कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जिसके लिए मोबिलिटी जो है चैलेंज है और जिसकी स्ट्रैप टूट गई है, जिसका बकल टूट गया है या जिसके स्क्रूज निकल गए हैं, उसको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अलग अलग शहरों से सेंटर में आना पड़े सिर्फ एक छोटी सी रिपेयर कराने के लिए। तो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है अगर हम कुछ स्पेयर पार्ट्स उनको डिलीवरी के समय प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कुछ रिकमेंडेशंस को जो है लिखा है और मैं यहाँ रीड आउट करना चाहूँगा। ये सर्विस प्रोवाइडर एक्सपर्ट्स जो हमारे हैं उनके लिए और यूजर्स हैं दोनों के लिए है। जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं वो ये है: इंस्पेक्शन ऑफ द लोकोमोटर डिवाइस ऑन डेली बेसिस, पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनिंग रूटीन ऑफ द डिवाइस ऑन डेली बेसिस, सिंपल एक्सरसाइज प्रोग्राम, come for routine follow-ups, keep simple spares such as press buttons, buckles, ankle buttons, heavy one at home, keep simple tools at home, and contact experts in case of if the issues are not resolved at home. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ और देना चाहूँगा जो कि वॉकिंग एड से रिलेटेड है। ये देखा गया है कि जो व्यक्ति जो लोकोमोटर डिसेबल्ड क्रचेस को यूज़ करते हैं, वॉकर्स को यूज़ करते हैं या केन्स को यूज़ करते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि रबर टिप्स जो है उनका घिस जाता है और उनको जो है जो मेटेलिक पार्ट है उससे चलना पड़ता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है और जिससे गिरने का खतरा बहुत होता है। बहुत सारे मरीज पेशेंट हमारे पास आते हैं जो हमें बताते हैं कि उनका रबर टिप घिस गया और वो उसको क्रचेस को यूज़ करते रहे और स्लिप किया और उससे उनको चोट लगी। तो बहुत ही सिंपल उपाय है कि रबर टिप्स बहुत ही सस्ते में किसी भी केमिस्ट शॉप पे या फार्मास्यूटिकल शॉप पे मिल जाते हैं, तो उसको रिप्लेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं मिलते हैं तो मैं मजाकिया लहजे में नहीं कह रहा हूँ, एक छोटा सा लकड़ी का वुडन पीस जो है उसको जो डिस्टल पार्ट है क्रच का
उसमें इंसर्ट कर दें। एटलीस्ट ये उस समय तक जो है स्लिप को रोकेगा, गिरने से पेशेंट को बचाएगा, जब तक कि रबर टिप्स को दोबारा उसमें नहीं लगाया जाता है। तो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि न सिर्फ कोविड-19 के समय बट सामान्य समय भी लोकोमोटर एक्सेसिबिलिटी के लिए अप्लायंसेस हैं, उनका और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू डॉक्टर तरुण कुलश्रेष्ठ सर। आपके इतने अच्छे वर्ड्स, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे से बहुत देर तक आपने हमें ये बात बताई। अब मैं डॉक्टर रेणु मालवीय से कहूँगा, मिस दया रानी का वीडियो हम चलाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मिस दया रानी जी। मिस दया रानी वो लेक्चरर इंचार्ज हैं आईबी में, एंड शी इज वर्किंग एट सीआरसी सुंदर नगर एचपी। इन्होंने बहुत अरसे से वहां पर वो काम कर रही हैं, एंड शी इज बीन एक्सट्रीमली dedicated to her work. So we welcome the video which has been sent to us by Daya Rani. वो हमको ज्वाइन नहीं कर पा रही थी नेटवर्क इशू की वजह से। ओवर टू कबीर सिद्दीकी। इतने वीडियो लग रहा है, आई होप नाउ या सो दया रानी is here on the video for us.
सॉरी, जो ये वीडियो है ये आपका पूरा नहीं हो पाया। इसको अभी थोड़ी देर में यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख लेंगे, क्योंकि इसका लो वॉइस था इसलिए नहीं आ पाया। और अभी हम इसको थोड़ी देर के अंदर फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल होगा और आप इसको देख सकेंगे। मैं डॉक्टर रेनू मालविया से पहले डॉक्टर कमर ज़हीर से कहूँगा कि वो फ्यू वर्ड्स बोलें इस टॉपिक के ऊपर या अपने इसके ऊपर। ये हमारे बैकएंड टीम में हमें बहुत देर से मदद कर रहे हैं, हमें 2 दिन से ये हमें मदद कर रहे हैं, इसलिए इनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डॉक्टर कमर ज़हीर, डॉक्टर कमर ज़हीर। मिस्टर कबीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया सीनियर डिग्नेटरीज के सामने अपनी बात रखने का, आपके साथ सीखने का। आज जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है अगर हम उसके कंपोनेंट से करके लेने जाएँ। ऑलरेडी हमारी 4 टॉपिक शेड्यूल थी, तो आज हम अपने ओटी रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं उठाया है, बट डेफिनेटली एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, next few days we will be coming with proper multidisciplinary topics covering occupational therapy, physiotherapy, speech and language therapy, special education, psychologists। इन सबके साथ मिलकर हम दोबारा ये करने वाले हैं न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। एंड आप ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है, if they want to know about any particular topic, they can kindly get in contact with Voice Community channel. You can write them their topics of interest. We will try to have experts coming and डॉक्टर रेनू मालविया, डॉक्टर रेनू मालविया, प्लीज सम ऑफ द Okay. It was I don't बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस तो होने ही हैं। हाँ, दैट इज बट नेचुरल। कोविड-19 में ये भी एक नेचुरल हो गया है। कोविड-19 में जो नेचुरल चीजें थी उसको सबको क्वेश्चन कर दिया है। So now we are learning new things. So lifelong learners, we are very grateful to Dr. Himanshu Das, and the pertinent points that he put across was one, टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे that we should be using more of technology, more of online platforms, more of panel discussions online। तो हम लोग इतना नहीं किया, but this is important। Second point that we put across is कि क्या हम अपनी काम जब तक पहुँच पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ। तो to get us as professionals, definitely work for that। Dr. Tarun, thank you so much for giving those very important minor little points which anyone should be following. And the best part which I would like to say is that we should all have, whoever needs it, is to have those spare part kits at home। उसकी वजह से कितने सारे इश्यूज जो हैं जो कि वहाँ पर मतलब जिसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। Thank you for giving the SOPs for how to handle the different aids and appliances. Dr. Ruchika Mittal, and it's amazing that all of you have already reached a level where technology is being used. So COVID-19 का positivity आपकी clinic ने completely utilize किया है, and you spoke about how the different aids and devices can be effectively used. And what I liked was the little thing, the two very important points which I was able to really, I thought were very important, is that let the child learn how to use and take care of one's appliances, whatever little the child can start with. And the other was that because you're talking about appliances which are connected with the hair there, the use of how the hair can be oiled at a different time so that the particular appliances are not affected. The third was putting the name on the appliances for the child so they don't get lost at all, right? And Dayarani gave such a wonderful technology on hygiene of hands. We could see the different actions happening. So
It was an inclusive thing, in spite of the fact that we could not hear our voice, but we'll be able to hear our voice on Facebook at a later stage. And Dr. Kumar Zahid, thank you so much for being there, for being such a support backstage. And what you spoke about was so important, is being able to connect in this COVID time with the child, with the family, and with others. And of course, मैम आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. हमारे साथ डॉक्टर रेणु का सीनियर साइन इंटरप्रेटर भी बीच में जुड़ी थी और उन्होंने साइन इंटरप्रेट भी किया. वो उनके लिए भी बहुत थैंकफुल, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट टाइम पे उन्होंने हमें टाइम दिया और उन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया. जो हमारी डेफ कम्युनिटी है उन तक भी मैसेज पहुंचा और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम इसको पूरा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करें. इसमें आपको साथ ऐड कर रहा हूँ मैं. और डॉक्टर रेणुका का जो योगदान था इसमें, हम डेफ कम्युनिटी को रीच आउट कर रहे हैं कि इस बार अगर हम पूरी तरीके से नहीं कर पाए, अगली बार हम पूरा करेंगे. जी बिल्कुल, आपकी बात से एग्री करता हूँ. और अब इस सेशन को हम यहीं क्लोज करना चाहते हैं. डॉक्टर रुचिका मित्तल, आपका बहुत बहुत थैंक यू. आपने हमें इतना टाइम दिया, इतने पेशेंस के साथ. वेबिनार नहीं हुआ, सारे एक्सपर्ट ने हमें बहुत सपोर्ट किया. डॉक्टर तरुण कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर कमर और डॉक्टर हिमांशु दास स्पेशली, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए काम किया. और इसमें सबसे बड़ी बात एक मैं आपको आज शेयर और करना चाहता हूँ कि डॉक्टर रेणु मालविया एक वो नाम है जो हर टाइम हमें सपोर्ट करने के लिए खड़ी होती हैं. मेरे दिमाग में जो भी कोई बात आती है कि मैं इस तरह का कोई काम करना चाहता हूँ, कोई इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ वॉइस फॉर एबिलिटी वी द पीपल इंडिया के अंदर, तो डॉक्टर रेणु मालविया सबसे पहले खड़ी होती हैं. हमारे ई जर्नल के 2 एडिटर इस टाइम हमारे पैनलिस्ट हैं. डॉक्टर रेणु मालविया चीफ एडिटर हैं. डॉक्टर रुचिका मित्तल हमारे इसकी एडिटर भी हैं. डॉक्टर कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं. डॉक्टर कमर हैं. डॉक्टर कमर ने बैक एंड पे बहुत अच्छा काम किया. तो और डॉक्टर हिमांशु दास ने, जब मैंने उनको कॉल किया कि सर मैं इस तरह का एक काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला क्या सपोर्ट चाहिए बताइए. तो हमने कहा सर आप अपना मेंटरशिप हमें दे दीजिए. तो उन्होंने वो मेंटरशिप दिया, आके लेक्चर भी दिया. उसके लिए उनका भी थैंक यू. आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू. और हम सभी ये मिलकर एक बात कहेंगे और सब लोग एग्री करेंगे, आप सब लोग सारे देशवासी अपने घर में रहें, सेफ रहें और इस कोविड-19 को ख़त्म करने में सरकार का सहयोग करें. डॉक्टर रेणु मालविया कुछ कहना चाहती हैं, मैं उनसे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ. क्या हम अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट दे पाएंगे? जी मैम बिल्कुल देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, 1-2 दिन तक. वो लोग सब जो वॉइस फॉर एबिलिटी की वेबसाइट वो है, आपका ईमेल आईडी है, वहाँ अपनी ईमेल आईडी छोड़ दें तो वहाँ पे हम सबको ई सर्टिफिकेट इशू करेंगे. उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लॉकडाउन है. लॉकडाउन के अंदर थोड़ा काम करने में थोड़ी दिक्कत आ ही रही है, सब लोग जानते हैं. लेकिन डेफिनेटली जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं हम सबको ई सर्टिफिकेट इशू करेंगे. थैंक यू ऑल, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी शब्दों के साथ मैं आज का सेशन क्लोज करता हूँ. बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए हम सारे पैनलिस्ट की तरफ से और वॉइस फॉर एबिलिटी टीम की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद.